नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे संसद में धक्का मुक्की मामले से जुड़ी है। घटना के बाद अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आखिरकार क्यों बढ़ रही है राहुल गांधी की टेंशन, इस खबर में हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर से, जहां MPPSC दफ्तर के बाहर हजारों स्टूडेंट धरने पर आज भी बैठे हैं। कड़कड़ाती ठंड में बच्चों के हौसले अब भी बुलंद हैं। आखिरकार छात्र क्यों कर रहे हैं इस तरह से हड़ताल, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां IAS सुबोध कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्र से रिलीफ मिलने के बाद सुबोध को CM का प्रमुख सचिव बनाया गया। इन तीन खबरों पर चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि मुश्किल में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई, इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। पूरे मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति से नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। NCW की अध्यक्ष विजया राहतकर ने शुक्रवार को नागालैंड की सांसद फांगनोन कोन्यक के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि संसद में महिलाओं के सम्मान, समानता और गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। नागालैंड से राज्यसभा सदस्य फांगनोन कोन्याक ने आरोप लगाए हैं कि वो जब संसद परिसर पर प्रदर्शन कर रही थी तो राहुल गांधी उनके बेहद करीब आ गए और चिल्लाने लगे। इससे उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। इसी पूरे मामले में महिला आयोग ने खुद ही संज्ञान लेते हुए लेटर लिखा है। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिसर में INDI ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और इस दौरान हुआ ये था कि दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए थे, धक्का मुक्की होने लगी थी और इसमें भाजपा के दो सांसद यानी कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की देने का आरोप लगाया और अब दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में FIR दर्ज भी हुई है। अब इस पूरे मामले में दूसरी कड़ी भी जुड़ रही है, यानी महिला आयोग ने भी बाकायदा एक लेटर लिखा है। संसद परिसर में जो कुछ भी हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, इस दौरान भाजपा सांसद फांगनोन कोन्याक की दुर्व्यवहार की शिकायत के मद्देनजर राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को यह कहा कि उसने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति यानी कि जगदीप धनखड़ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शिकायत की है। पूर्व सांसद चिंतामणि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चिंतामणि जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से हमने देखा, राहुल गांधी के खिलाफ पहले भी अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की चिट्ठी, महिला आयोग की चिट्ठी, क्या अब राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ाती नजर आएंगी? देखिए, राहुल गांधी जी की मुश्किलों का सवाल अलग है। उनके खिलाफ कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो भी अलग विषय है, लेकिन जो हमारी चिंता है जनप्रतिनिधियों की या इस देश के लोकतंत्र प्रेमी लोगों की, वो ये है कि संसद में विपक्ष की जो गरिमा है या विपक्ष का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और वो सब घटनाएं हो रही है जो इतिहास में कभी नहीं हुई। और जो संविधान निर्माता है उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसा समय भी आएगा जब संसद में इस तरह के व्यवहार होंगे, महिलाओं को धक्का दिया जाएगा। और वैसे भी अपने उद्दंड व्यवहार के लिए राहुल गांधी जी बहुत कुख्यात हैं। उन्होंने कई बार इस तरह की उद्दंडता की है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए कि जो स्तरहीनता उन्होंने आज संसद को दी है, ऐसी पहले कभी नहीं थी। तो ये पूरे देश का सवाल है, ये कि महिला की गरिमा का सवाल नहीं है कि राहुल गांधी जी उसके पास चले गए और उससे जोर से चिल्लाने लगे और वो डर गई। और उस महिला की स्वाभिमान और आत्मसम्मान का तो विषय है ही, गरिमा का विषय है ही, लेकिन ये लोकतंत्र की गरिमा का विषय भी है। लोकतंत्र की गरिमा का भी विषय, ठीक कहा आपने। और हमारे इस पर जवाब भी हम लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AICC के प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH 24/7 पर। और जो कुछ संसद में हुआ, अब राहुल गांधी की मुश्किलें बेहद बढ़ती हुई नजर आ रही है। महिला आयोग की चिट्ठी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बेहद असहज महसूस हुई, सांसद उनके वो करीब आ गए और चिल्ला चोट करने लगे। अब क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में?
सुरेन जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिंतामणि जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चिंतामणि जी, क्या लगता है आपको? सुरेन जी, एक बार आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? सुरेन जी, आप तक आवाज पहुंच रही? सुरेन जी, आप तक आवाज पहुंच रही? फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चिंतामणि जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चिंतामणि जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं, हालांकि सीबीआई में मामला हो चुका है, अलग अलग जो है वो जांच भी अब सीबीआई अपने स्तर पर करने जा रही है, क्या लगता है कि आखिरकार क्या हुआ था, कितनी सच्चाई इस पूरे मामले में राहुल गांधी को लेकर? जानते हैं कि कभी भी संसद के इतिहास में कभी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं होता है। प्रदर्शन के लिए एक जगह है, वहाँ प्रतिमा है, वहाँ महात्मा गांधी की है, बाबा साहब अम्बेडकर की है, और जो भी एक एक स्थान है और जगहों पर भी की जा सकती, बड़ा बड़ा परिसर है संसद का। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने गेट पर प्रदर्शन का एक नई परंपरा शुरू की और इससे रास्ता बाधित होने लगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि जो घटनाएं हुई थी उसके खिलाफ जी, वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें ताकत से धकाने का काम किया। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुरेन जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सुरेन जी आपका। INS 24/7 पर प्रवक्ता है AICC के। सुरेन जी, आपसे समझना चाहेंगे कितनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही राहुल गांधी की? सबसे पहले तो मैं चिंतामणि मालवीय जी को धन्यवाद दूंगा कि छोटे कम इन्होंने कुछ तो सच बोला। इन्होंने ये वो सच बोला कि बात प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और निर्लज्जपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वार पर ही प्रदर्शन कर रही थी। और उस दिन चिंतामणि जी, हमारा प्रदर्शन जो था अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति के नीचे था, द्वार पर नहीं। हमारा प्रदर्शन द्वार पर नहीं था, भाजपा का प्रदर्शन, भाजपा ने जो लोगों को रोकने के लिए द्वार पे जो प्रदर्शन किया था वो बिल्कुल सर्वाधिक अनुचित था, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के आपको दूंगा कम से कम कि आपने इसको स्वीकारा। एक बात। दूसरी जी, याद दिलाना चाहूंगा, सुरेन जी राजपूत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं, थोड़ा सही बोले, रास्ता खुला हुआ था। कोई भी अगर जाना चाहे तो वो साइड से जा सकता था। प्रदर्शन जरूर वहां पर था, लेकिन रास्ता खुला हुआ था। कांग्रेस को लगता है कि हम तो, हमारी सरकार रही है, हम उचित नहीं होगा। जी सुरेन जी, हम तो इस देश के मालिक हैं, और चिंतामणि जी वरिष्ठ आदमी एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो शायद उचित नहीं होगा। ठीक है सुरेन जी, बोलिए आप। चिंतामणि जी, हम सुन लेते हैं सुरेन जी को। जी, पहले चिंतामणि जी सुन ले, उसके बाद जी बोलिए सुरेन जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि चिंतामणि जी एक अच्छे वरिष्ठ इंसान है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना और कोई होता तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बोलिए सर। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट है कि वहाँ रास्ता नहीं खुला था, और मैं तो चुनौती देता हूँ चिंतामणि जी को कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब है, ओम बिरला साहब क्या नाम अध्यक्ष है लोकसभा के, वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने में सत्ता पक्ष को दिक्कत क्या है? सत्ता पक्ष अपना कौन सा पाप छुपा रहा है? सत्ता पक्ष अपना कौन सा नीच कर्म छुपा रहा है? ताकि सीसीटीवी फुटेज से तो अगर राहुल गांधी जी की गलती होगी तो सामने आ जाएगी, प्रतिपक्ष के नाम सत्ता पक्ष के लोगों की गलती होगी तो सामने आ जाएगी। सीसीटीवी फुटेज छुपा करके ये लोग चैनलों पे चिल्ला रहे हैं, और हमारी एक ही मांग है। देखिए, अब सीसीटीवी फुटेज की रही बात, तो सीबीआई तो पूरा जो है वो अब एक्शन लेगी ही, कार्रवाई होगी, बकायदा स्पीकर से परमिशन ली जाएगी, फुटेज चेक होगा, मीडिया में जो फुटेज आई है, मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो बकायदा ट्रेस होगी, और उसके आधार पर बयान, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। चिंतामणि जी, अब क्या लगता है, जो सांसद घायल हैं उनको उनसे भी अब पूछताछ होगी, जब जैसे ही वो रिकवर होते हैं? और इसमें राहुल गांधी जी भी, चाहे वो खुद को इस देश का मालिक समझते हो, गांधी नेहरू परिवार की डायनेस्टी का बिल्कुल, उनको तो आदत है कांग्रेस के परिवार को कि हम तो इस देश के मालिक हैं, तो उनको भले लगता हो, लेकिन आम आदमी की तरह इसमें कानून अपना काम करेगा। और उन्होंने जो अपराध किया है
उस अपराध पर जो धाराएं लगती है, जो कार्रवाई हो सकती है वो पूरी होगी। और बाकी अब चूंकि केस दर्ज हो चुका है, न्यायालय का क्षेत्र है, न्यायालय में तय होगा कि अब क्या हुआ। लेकिन मैं तो केवल एक आम इंसान की तरह, एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले एक व्यक्ति की तरह कह सकता हूं कि इस तरह की घटनाएं हमारे हृदयों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को हिलाती है। ठीक है सुरेन जी, आपका काउंटर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज कि लोकतंत्र को तोड़ने वाले, मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की लोकलाज को खत्म करने वाले, संविधान को खत्म करने वाले, मनु के संविधान को बढ़ावा देने वाले, तिरंगे को जलाने वाले और संविधान को जलाने वाले भाजपाई लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये अपने आप में अनुचित है, एक बात। दूसरी बात, मैं चिंतामणि जी से स्पष्ट कहता हूं कि सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज ये लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं और बकवास किए जा रहे हैं बगैर किसी तर्क के, बगैर किसी बात के, सिर्फ अपनी बात राहुल गांधी के खिलाफ। क्योंकि राहुल गांधी इकलौते ऐसे इंसान हैं जो देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ शास्त्र के जो मनुवाद है उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़े हैं। और जो ताकतें हैं जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। मसला बाबा साहब की बेइज्जती का था, डिस्ट्रैक्शन इन्होंने राहुल गांधी पर कर दिया। क्या बाबा साहब की बेइज्जती जो अमित शाह ने की वो मुद्दा नहीं है? वो भी मुद्दा होगा। और अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा मिलेगी। तो बिल्कुल, जिसने अपराध किया होगा उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब क्या कुछ होता है इस पूरे मसले पर, सुरेन जी बहुत बहुत शुक्रिया, चिंतामणि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संसद परिसर का ये पूरा मामला था, धक्का मुक्की होने लगी और अब राहुल गांधी मुश्किल में है क्योंकि कहीं ना कहीं सांसद ने ये आरोप लगाए हैं कि वो उनके पास आ गए, नजदीक आ गए और उसके बाद उनको चिल्लाने लगे और कहीं ना कहीं वो असहज महसूस हो गए। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि चौथे दिन भी धरने पर लगातार स्टूडेंट डटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। शनिवार को चौथे दिन हजारों छात्र धरने पर डटे रहे। एमपीपीएससी के अफसरों और छात्रों के बीच 2 बार बातचीत हो चुकी है, दोनों ही बार बेनतीजा रही है बातचीत। स्टूडेंट लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर स्टूडेंट का प्रदर्शन 4 दिनों से जारी है। कड़कड़ाती ठंड में छात्र धरने पर बैठे हैं। साथ ही छात्रों का हौसला बढ़ाने स्टूडेंट कभी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, कभी भजन कीर्तन करते हैं। छात्रों का ये कहना है कि हमारी 9 सूत्री मांगे हैं और जब तक ये पूरी नहीं होंगी धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहने वाला है। छात्र 2019 मेंस की परीक्षा की कॉपी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही एमपीपीएससी से पदों में बढ़ोतरी की मांग भी इनकी तरफ से की जा रही। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कड़कड़ाते की जो ठंड है उस बीच ये तमाम जो छात्र हैं वो लगातार यहां पर बैठे हैं और 3 छात्र तो अब आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं। लोक सेवा आयोग इंदौर ऑफिस के बाहर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरह से प्रदर्शन ये लगातार करते रहेंगे। एमपीपीएससी के 7 अन्य जो एग्जाम है इसकी तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बीच आपको याद होगा कि हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। छात्रों से उन्होंने मुलाकात की थी और ये उनको कह दिया था कि तो मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं। और छात्रों के इस आंदोलन को वो ये कह रहे थे कि हमारा पूरा आप पर समर्थन भी रहेगा। संबोधित भी उन्होंने किया था और ये कहा था कि सत्ता ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल के लिए इस तरह की जो बात है वो शर्मसार करती है। सभी छात्रों को हालांकि उन्होंने आश्वासन भी दिया जीतू पटवारी ने कि उनकी आवाज वो सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे महेश मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ये कह रहे हैं कि मेंस की जो परीक्षा है वो उसकी कॉपी उन्हें दिखाई जाए, जो अंक है उसको देखने के बाद वो एक तरह से आकलन कर पाएंगे। दूसरी तरफ जीतू पटवारी हाल ही पहुंचे और क्या अब हो रहा है इस पूरे मसले पर? देखिए, यहाँ पर जीतू पटवारी नहीं, मितेंद्र सिंह पहुंचे हैं जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। उन्होंने छात्रों से बात की और कहा है कि पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाएगा ताकि सरकार तक छात्रों की बात पहुंचे। और अब से कुछ देर बाद में यहाँ पर मितेंद्र सिंह के निकलने के बाद में ये कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं जो लिखित में अपना आश्वासन चाहते हैं उसको लेके बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि आयोग कहता है कि आयोग इस बात के लिए इंटाइटल नहीं है, आयोग के पास में पावर नहीं है कि वो राइटिंग में कुछ लिख के दे दे। वहीं छात्रों का ये कहना है कि आयोग से पहले भी जितनी बार भी इस तरह के धरने प्रदर्शन या कोई भी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है, तो आयोग हमेशा उनकी बात वर्बली तो मान लेता है पर बाद में अपनी बातों से पलट जाता है। छात्रों की जो बड़ी मांग है उनका ये कहना है 2023 का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाए, 2019 के जो रिजल्ट है उसकी कॉपी दिखाई जाए,
साथ में छात्रों की मांग है कि जो रिक्त पद हैं उनकी वैकेंसी जो है उनको निकाला जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं आयोग का ये कहना है कि आयोग सिर्फ एग्जाम कराता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, कितने पद होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, किस विभाग को कितने पद की जरूरत है, वो राज्य शासन तय करेगा। तो इन्हीं बातों को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है छात्रों के बीच में और आयोग के बीच में। और इस वक्त जो है आयोग के बाहर छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, आज चौथा दिन और लगातार वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। छात्रों को ये कहना है कि जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा, जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी देखिए महेश, कहाँ पेच फंसता हुआ नजर आया। एक तरफ तो ये छात्र कह रहे हैं कि जिस तरह से यूपीएससी की परीक्षा होती है, एक भी प्रश्न गलत ना हो, इस तरह का जो होना चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, तो आखिरकार गतिरोध क्यों बढ़ रहा है? क्या वजह है कि सरकार जो इनकी मांगे हैं वो नहीं मान पा रही और जिसकी वजह से लगातार इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या गतिरोध है इन सबके बीच में? देखिए, इसमें सरकार, छात्र हैं एक तरफ, आयोग है, सरकार है, इसमें एक पक्ष और भी है जो है न्यायालय। कुछ सालों पहले न्यायालय में एक मामला गया था जिसमें जो 87 और 13 का जो 87-13 का जो रेशो है, वो फार्मूला ये कि 13% ओबीसी के लिए सीटें, SC/ST के लिए और कुछ वर्गों के लिए सीटें आरक्षित है, जिसे कमलनाथ सरकार ने बढ़ाकर 25% कर दिया था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हालांकि कोर्ट ने इस तरह का कोई भी अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा था कि उन्हें किसी का रिजल्ट रोकना चाहिए, पर आयोग ये मानता है कि यदि उसका जब तक पूरा फैसला नहीं आ जाता मामले का, यदि मान लीजिए कि यही रहता है, इसमें जो आरक्षण वो नहीं बढ़ता है, तो आयोग अपने वो 13% जो छात्र हैं उनके भी रिजल्ट घोषित कर देगा। यदि ये आरक्षण की सीमा बढ़ जाती तो सारी एग्जामों पे असर पड़ेगा। तो ये न्यायालय में फंसा हुआ है। अब न्यायालय का जो मामला है, ये पेच वहां पे अटका हुआ है, जिसको लेकर आयोग भी कोई फैसला नहीं ले सकता। वहीं पर जो छात्र कॉपी दिखाने की बात करते हैं, सारी कॉपियां दिखाने की बात करते हैं, तो उसमें आयोग का ये कहना है कि वो कॉपियां तो दिखा सकता है, पर जिन छात्रों के जितने परसेंट के रिजल्ट होते हैं, उन छात्रों की कॉपियों का क्या होगा यदि बाद में कोई फैसला आता है, उनके साथ में क्या गलत नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच में गतिरोध बना हुआ है और इसके बीच में अब इसमें राजनीतिकरण भी हो गया। कांग्रेस जो इस पूरे मामले में मैदान में आ गई है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए महेश, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है, छात्रों का विरोध प्रदर्शन, और कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होगी इसी तरह से हम प्रदर्शन करते रहेंगे। का छात्रों का चौथा दिन है। चौथे दिन में सारे छात्र यहीं पे डटे हुए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय सारे छात्र यहाँ पर लगातार बीती 2 रात इन्होंने यहाँ पर खुले में बिताई। इन छात्रों की जो मांगे हैं उस पर आयोग और इनके बीच में और आयोग के बीच क्योंकि ये हमको लिखित में देने को तैयार नहीं है, तो बोल रहे हैं कि हम आपकी मौखिक मांग मानने को तैयार हैं, परंतु लिखित में हम आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आश्वासन वो कई बार दे चुके हैं, हम पिछली बार भी आए थे पर नहीं माने थे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लिखित में दे दो। हम बिल्कुल, हम तो शांतिपूर्ण यहाँ पर संवैधानिक तरीके से बैठे हैं, अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल यहाँ से आपकी बात मानेंगे, आप लिखित में दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप प्रेस में वो लिखित नोट जाएगा ताकि हमारे पास एक एविडेंस रहेगी, सर आपने बात मानी, कल को यदि आप अपनी बात से मुकर तो उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, आज चौथा दिन है। आपके कुछ साथी जो है यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, तो उसकी तबीयत भी बिगड़ रही है। लिख के वो देने को राजी है, आप लोग लिख के मांगने पे अड़े हुए हैं कि जब तक लिख के ना मिले तो इसका रास्ता कैसे निकलेगा? आपके साथी की तबीयत भी बिगड़ रही है, आयोग भी अपनी बातों को कह रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए राइटिंग में नहीं दे सकते। देखिए, हम जो धरना देने आए हैं, तबीयत खराब होगी, अभी एक लोग खराब है हमारे शहर में, उनकी जो अनशन पे बैठे हुए थे उनकी तबीयत खराब है। कई बच्चियाँ जो हैं उनकी तबीयत खराब है, बेहोश होकर गिर चुकी है। लेकिन ये सरकार को समझना पड़ेगा, ये आयोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हम अपनी बात को लेके जाएंगे, बात लिखित में लेके जाएंगे अपनी चीज़ें। इन्होंने, हम लोग कई पहले भी धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, ये आश्वासन देते हैं, बाद में पलट जाते हैं। तो हमारा ये है कि आपने लिखित में दे दो, कोई भी दे दे, आयोग से आके कोई भी एक किसी भी वर्ग का कर्मचारी आके हमें लिखित में देगा, हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन हम बिना लिखित लिए जाए हम यहाँ से नहीं जाने के तैयार। आयोग बाद में इसे लेकर देखिए इस तस्वीर में तबियत यहाँ पर क्या किया जा रहा है।
जब तक अगर लिखित में नहीं दिया जाता तब तक वो मान्य नहीं। और मैं यहाँ भाजपा की आलोचना करके नहीं आया हूँ और मैं ना सभी के सामने बातें रखूंगा, क्योंकि आज बात विद्यार्थी के दुख की है, विद्यार्थी के दर्द की है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। छात्रों की इस लड़ाई में मांगे जाएगी, उनकी आवाज कैसे सरकार तक पहुंचे इसको वो सुनिश्चित करेंगे। मैं इस विषय में तो 4 दिन हो चुके हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है। चलिए अब रुख करेंगे तीसरी खबर का, यानी कि छत्तीसगढ़ का, जहां सुबोध सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस सुबोध कुमार सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव बनाया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें, सुबोध कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी हैं और अपने करियर में रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बतौर कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल के दौरान वो मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के रूप में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके बाद दिल्ली में स्टील मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी, वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से बात करें, बड़ा आदेश जारी हुआ, बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से उन्हें दी गई है। डॉक्टर रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल के दौरान सचिवालय में सचिव के रूप में भी महती उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, कई जिलों के कलेक्टर रहे हैं। कोई खास वजह सुबोध सिंह को चुनने की? सुबोध कुमार सिंह की गिनती जो है छत्तीसगढ़ में काबिल अफसरों के रूप में होती रही है। जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, इस दौरान जो है सुबोध सिंह काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी माना जाता रहा है। इससे पहले वे रायपुर के कलेक्टर भी रहे, उनका कार्यकाल भी काफी जो महत्वपूर्ण रहा और इसके अलावा जो है इसके बाद वे कई विभिन्न विभागों की दायित्व भी संभालते रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वे जो है सेंट्रल में चले गए थे, डिप्यूटेशन पे चले गए थे और इसके बाद जो है सेंट्रल में ही उन्हें केंद्र सरकार ने काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें एनटीए का डीजी बनाया गया था। इसके बाद जो है इस्पात मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के साथ साथ जो है वित्तीय सलाहकार भी वे थे। और अब जैसे ही उनका डिप्यूटेशन समाप्त हुआ, केंद्र सरकार ने उन्हें रिलीव किया और उन्होंने छत्तीसगढ़ में आमद दी। इसके साथ ही सरकार ने उन्हें तुरंत जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ कर दिया, प्रमुख सचिव वे होंगे मुख्यमंत्री के। इससे ही समझा जा सकता है कि सुबोध सिंह को लेकर जो सरकार कहीं न कहीं काफी गंभीर और उनसे काफी अपेक्षाएं भी सरकार को है कि जो भी वे काम करेंगे उसका लाभ जो है छत्तीसगढ़ को होगा। तो बिल्कुल लाभ मिलेगा और सबसे ज्यादा चर्चा में वो तब रहे जब रोजगार गारंटी योजना में देश में सबसे बेहतर काम करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार ने पुरस्कृत भी किया था। मनोज नायक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। आए सुबोध सिंह को बड़ी जिम्मेदारी अब मिल रही है। और चलिए एक अहम खबर आपको बताते हैं, रूस के कजान में जहां ड्रोन से हमला हुआ है, रूस में यूक्रेन ने हमला किया है। कजान में 9/11 जैसा अटैक हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, रूस के कजान से सामने आ रही है जहां पर बड़ा हमला हुआ है और 9/11 में जिस तरह से अटैक हुआ था उसी तरह का यह अटैक माना जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको बता दें सामने आई है जब रूस के कजान में ड्रोन से हमला हुआ है। 9/11 जैसा यह अटैक हुआ है। 3 हाई राइज बिल्डिंग से जो किलर ड्रोन है वो टकराया भी है। तो रूस का कजान शहर, अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिस तरह से हमला हुआ था आपको याद होगा, और 3 हाई राइज इमारतों पर यूएवी से टकरा गए। इन हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से सामने आई है। सीधे तौर पर यूक्रेन को इसमें जिम्मेदार माना जा रहा है। तो 9/11 हमला जिस तरह से हुआ था अमेरिका में, उसके इतिहास को ताजा करते हुए विभत्स ये वाकया घटित हुआ है। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।